चाहे मैं भी जिस कमरे में 5 साल 4 साल रहा था, डर लगता है उस कमरे से देख देख को। मैं खुद आज भी डर लगता है जब उस कमरे में जाता हूँ मैं। कारण क्या है कि हमने उसमें विफलताएँ ज़्यादा देखी हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी है, हमेशा बेहतर की तरफ आदमी बढ़ना चाहिए। और 2 ऐसे दोस्त हैं, जब जब 4 अटेम्प्ट हो गया तो मुझे भी लग रहा था कि अब इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बातें, उठना बैठना, रहना, व्यवहार, उससे मुझे फ़ील आ रहा था सब्जेक्ट आपको आता है और एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन करने में बहुत फ़र्क होता है। सपने इतने बड़े मत रखिए कि आप खुद ही बर्बाद हो जाए उसके पीछे। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि 35 साल तक 40 साल तक मतलब बाल झड़ जाते हैं, घर परिवार बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, 5 साल में बच्चे भी अटेम्प्ट देंगे अब उनके, हो सकता है इस लायक हो जाते हैं, तब भी तैयारी कर रहे हैं। जीवन और अपनी जवानी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं और अधिकतर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनसे हमने बात की है। आज हमारे साथ में हैं पवन कुमार, ये उत्तर प्रदेश बलिया से हैं। इनके सभी अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। हम इनकी हिम्मत को, हौसले को सलाम करते हैं कि फिर भी ये हमारे साथ में आए अपनी कहानी बताने के लिए। और ऐसे हमने कई स्टूडेंट से बात की है जिन्होंने अपनी कहानी हमें बताई। अधिकतर बहुत सारे चैनल टॉपर्स से बातें करते हैं, जिनका चयन हो जाता है उनसे बातें करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे लाखों छात्र और छात्राएं रहते हैं, उनको काफ़ी नहीं दिखाते क्योंकि उनसे उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन हम हमेशा दिखाते हैं कि वाकई में सच्चाई है क्या, और आपके लिए दिखाते रहेंगे। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं इस दुनिया में, वो पहले कई बार असफल हुए हैं, और असफल होने के बाद में इतने सफल हुए हैं कि दुनिया के लिए, देश के लिए उदाहरण बने हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में पवन कुमार हैं और इनके सभी अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। इनसे ही जानेंगे इनका ऑप्शनल क्या था। 2014 में मुखर्जी नगर ये भी अपना सपना लेकर के आए थे, जैसे कि यहाँ पे लाखों छात्र लेकर के आते हैं। हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ पे रोज़ाना आते हैं अपना सपना लेकर के, और हज़ारों की संख्या में ही यहाँ से जाते भी हैं वापस। तो सबसे पहले तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके हिम्मत, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं कि आप फिर भी अपनी कहानी बताने के लिए लाखों लोगों के सामने आए। बहुत सारे लोग बताने से बचते हैं। आप ये बताइए, कब यहाँ पे आए थे, और ये जो यूपीएससी का सपना आपका था क्रैक करने का, वो नहीं हो पाया, तो आप बाद में अब क्या करते हैं यहाँ पे? नमस्कार शिवम जी, पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के हेल्प से आप लाखों ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं। शिवम जी, मैं 2014 में आया दिल्ली। 13 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया। मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैंने 1 साल नौकरी की। मेरी स्कूलिंग जो हुई वो आर्मी स्कूल से हुई है। मेरे फादर डिफेंस पर्सनल थे और मैं दिल्ली आने से पहले मैं 11-12 राज्यों में रह के, मतलब मेरे पास एक एक्सपीरियंस था हर जगह रहने का। जब मैं दिल्ली आया तो जैसे लाखों लोगों का ये सपना रहता है कि एक बार यूपीएससी अटेम्प्ट देना है और यूपीएससी क्रैक करना है। सपने से ज़्यादा ये एक रोज़गार का सवाल था। आप एक बेहतर रोज़गार की तरफ जाना चाहते हैं। जो आपके पिताजी जहाँ जिस सफ़र को ख़त्म करते हैं, आप उससे आगे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पिताजी भी एक सूबेदार से रिटायर्ड थे और मैं चाहता था कि मैं भी किसी एक क्लास 1 ऑफिसर के तौर पे कार्य करूं। उसके लिए मैं 2014 में दिल्ली आया और मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। उस समय पे सीसेट आंदोलन चल रहा था और जब मैं दिल्ली आया तो उस समय सीसेट अभी था। जब मैं अटेम्प्ट देने गया तो उस समय सीसेट क्वालिफाइंग कर दिया गया। जैसे उस दौर में ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आते थे क्योंकि सीसेट का एडवांटेज था, और जैसे कि स्वाभाविक था कि मुझे भी लगता था कि मैं उस सेक्शन में अच्छा कर सकता हूँ, एडवांटेज है, तो मैं आया था। मेरी लेखन शैली शुरू से अच्छी रही है। मुझे लगता था कि मैं एक स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी मैं एक बढ़िया मतलब स्तर का स्टूडेंट था, और इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हमेशा पार्टिसिपेट किया करता, जीतता था मैं। तो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस था जिसको लेके मैं दिल्ली आया और मैंने तैयारी शुरू की। जिसके बाद से क्या हुआ कि लंबा सफ़र रहा और शुरुआत 14 में किए थे, आज 2022 में हम लोग बैठे हैं। सक्सेस तो नहीं हुआ, बट एक हमने कोशिश की कि हम इस अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर सके और
एक बेहतर जीवन जी सकें, जो कि मुझे लगता है कि एक जी रहे हैं, मुझे लगता है अपने हिसाब से। आपने कितनी बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस कितने बार लिखा, आपके सभी अटैम्प्ट ख़त्म हो गए, लेकिन आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि निखरे हैं अपने बी प्लान के साथ। एक सबसे बड़े कोचिंग संस्थान जो मुखर्जी नगर का है उसमें आप जॉब करते हैं। तो बहुत सारे छात्र मैं देखता हूँ कि एक दो में ही नहीं निकला अटैम्प्ट, टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये एक जज्बा जुनून में आप देख पा रहा हूँ आज, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत सारे छात्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। बी प्लान आपका जो है, आप नौकरी कर रहे हैं अभी। बहुत सारे छात्र छात्राएं कहते हैं अगर अब हमारा नहीं हुआ तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए शिवम जी, यूपीएससी का एग्ज़ाम ना आपको मजबूत बनाता है, एक सफल इंसान बनाता है। इधर आप सर्विसेज में रहे या ना रहे, आप एक समाज में बेहतर सिटीजन के तौर पे जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप एक एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान भी और एग्ज़ाम की तैयारी के बाद भी अगर आप सक्सेस हो गए तो आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सक्सेस नहीं हुए तो किसी कॉर्पोरेट के लिए या फिर समाज के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी 4 साल 5 साल अपना जीवन का देता है, वो कहीं ना कहीं इतना समझदार या इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होता है कि वो अपने आप को समझ सकता है। और जब अटैम्प्ट देना स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि चौथे अटैम्प्ट तक आते आते मुझे लगता था कि मेरा मैक्सिमम हो चुका है, जब मैं मेरा मैक्सिमम आउटपुट आ चुका है और उससे ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान की एक कैपेबिलिटी होती है, हर दिमाग की एक कैपेबिलिटी होती है और उसी पे कहीं ना कहीं हम अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अटैम्प्ट ख़राब हुए थे, मेरे अटैम्प्ट अच्छे हुए थे। पैटर्न चेंज, उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ की वजह से चीज़ें हमारे फेवर में रही नहीं। लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं मतलब जो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मैं भी उनमें से स्टूडेंट्स था। बट इनिशियल मुझे सक्सेस मिली जब मैं स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहा था, तो मैं लगातार मेंस दे रहा था मैं उस समय, तो एक उम्मीद बनी रहती थी कि हम बेहतर की तरफ जाएं। साथ साथ यूपीएससी भी दे रहे थे, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, तो हम उस प्रोसेस में थे। हमको लगता था कि हम उस सर्कल में हैं जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बट 2018 के बाद से मुझे लगा कि अब जीवन के एक नए पड़ाव में इंटर करना चाहिए, ताकि हमारी जो जवानी, हमारा जो एक यूथ स्टेज है, एक एग्ज़ाम के प्रति, एक सपने के पीछे बर्बाद ना हो। जो कि मैं देखता हूँ इस बाज़ार में, जब इस मुखर्जी नगर या करोड़ बाग में 10-10 साल, 12-12 साल लोग अपना लगा देते हैं। उनमें से मैं भी एक था, बट मेरा टाइम स्पेन थोड़ा कम था। मैंने इसमें इसमें मैंने अपॉर्चुनिटीज़ खोजी। जब मैं थक गया, चाहे जब मैं उस तरह से हुआ कि अब मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर बेटरमेंट नहीं आ रहा है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक नौकरी खोजता हूँ जो मेरे लिए अच्छा रहे। जैसे मुझे लिखने का शौक़ था, मेरे कंटेंट पे कमांड था, सब्जेक्ट आपको आता है और एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन करने में बहुत फ़र्क होता है। आप जहाँ काम करते हो, जिस मार्केट में, ये मार्केट आपकी नॉलेज को पूछता है। एग्ज़ाम सही करना, गलत करना इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं रहता है। एक चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे रोकूंगा, आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था और क्या आपने कई बार ऑप्शनल को चेंज किया था? क्या ऐसी भी गलती हुई? नहीं, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। जब मैं स्टार्टिंग में 14 में आया तो 14 के एंड में मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न था कि मुझे ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना था जो जल्दी ख़त्म कर सकूं। मेरे लिए सोशियोलॉजी नया था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। मैंने ऐसे टीचर को चूज़ किया जो मुझे कम से कम समय पढ़ा दे और समझा दे। उसके बाद मेरी लेखन शैली मेरी अच्छी थी, मैं एक्सप्रेस करना जानता था। सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद थोड़ी सी नई चीज़ें जानने को मिली, नए आयाम खुले हमारे नॉलेज के, और उसने कहीं ना कहीं हमको एक और बेहतर इंसान या हम जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं वहाँ भी एक्सेल करने का मौका प्रदान किया। कोई 5 ऐसी गलतियां बताइए जो शुरुआत में आपसे हुई, अब आपको लगता है, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता, बाद में हमें ज़रूर पता चलता है कि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था और ये गलतियां हमसे हुई हैं, ताकि लाखों छात्रों के साथ ना हो। आप ये ज़रूर बताइए, क्योंकि आप बता सकते हैं, आपके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। देखिए, पहली चीज़ तो पहला स्टेप जब हम सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो मुझे लगता है कि मैंने तो गलती शायद नहीं की थी, मैंने एक चांस लिया था। बट और भी मेरे दोस्त थे जो ये सोच के आ गए कि यूपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, देना है। कई बच्चे सच्चाई है कि उस लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके 10th 12th अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है। ग्रेजुएशन वगैरह वही कुंजी व्यवस्था से पास होते हैं, जैसे होता है यूपी और बिहार के मैक्सिमम कॉलेजों में।
इनफैक्ट पूरे देश का ये हाल है। तो जब उनकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं होती, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वो आप सोचिए एकेडमिक्स के सिलेबस को आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूपीएससी के सिलेबस को कैसे कोप अप कर सकते हैं। ये मैं हमेशा नए बच्चों को भी सलाह देता हूँ कि आप जब भी आप यहाँ आने का सोचें तो आप पहले अपने एकेडमिक्स को देखिए कि अगर आपको लगता है कि आपने सीरियसली ईमानदारी से 10वीं की परीक्षा दिए, 12वीं की परीक्षा दिए और कम से कम आपके एक एवरेज मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हैं, एक्सेप्शन हो सकता है कोई 40% 50% वाला भी टॉप अच्छा आईएएस बन जाए, बट एक एवरेज स्टूडेंट 60% प्लस वाला अगर उसको लग रहा है कि मेरा नॉलेज बेस ऐसा है, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं दिन में 70-80 पेज पढ़ सकता हूँ, मैं रोज़ अखबार को यूपीएससी के हिसाब से पढ़ सकता हूँ, सामाजिक मुद्दों पर मेरी समझ कैसी है, चाहे सोशल इशूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कैसा है, अगर वो कर पा रहा है तो उस चीज़ को डिसाइड करे कि वो उसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर वो चीज़ घर पे रह के नहीं कर पा रहा है तो जीवन और अपनी जवानी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में, ठीक है। सपने इतने बड़े मत रखिए कि आप खुद ही बर्बाद हो जाए उसके पीछे। हर नौकरी अपने आप में अच्छी होती है, ठीक है, आपके हिसाब से होती है। अगर आप आईएएस बनने के लायक हैं तो आईएएस की पढ़ाई करें, 60% में कैपेबिलिटी है तब भी करें। 30-40% वाले लोग मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट करें, किसी और एग्ज़ाम में जाइए आप, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, कई एग्ज़ाम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स हैं, आप करके अच्छे अर्न कर सकते हैं। बट यूपीएससी में 10 साल 8 साल देना, और कई लोग तो मेरे तो मैं लगी था कि मैं 6 अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी था तो मुझे मिल रहा था। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि 35 साल तक 40 साल तक मतलब बाल झड़ जाते हैं, घर परिवार बच्चे बड़े हो गए हैं, 5 साल में बच्चे भी अटेम्प्ट देंगे अब उनके, हो सकता है इस लायक हो जाते हैं तब भी तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं है। और अपने लिए अन्य साधन भी नहीं खोजते हैं कि जैसे रोज़गार के साधन खोजे, चाहे पढ़ाना शुरू करे, चाहे कहीं काम करना शुरू करे। एक मुखरीनगर के गांधी विहार, नेहरू विहार के छोटे छोटे कमरों में बैठकर सपने देखने, सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने के लिए प्रयास करना पड़ता है और सही समय पर प्रयास करना पड़ता है। और घर में बंद होके किताबों के साथ भीड़ लगा के आप आईएएस नहीं बन सकते हो। आईएएस की नौकरी इंटेलिजेंस खोजती है, ये एक फैक्ट है। उन्हें ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो कम से कम समय में उनके सिलेबस को कवर करके और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। उनको 5 साल 6 साल वाले नहीं चाहिए। एक्सेप्शंस होते हैं, मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त रहे हैं जो 5वें अटेम्प्ट में आईपीएस सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, टीचर्स से सुनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उस एक्सेप्शन का हिस्सा हो। वो एक्सेप्शंस तभी होते हैं जब उनके पीछे उतनी मेहनत होती है। मैं जिसको जान रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इससे मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं आईपीएस की। मेरे साथ क्लास किए हुए, मेरे साथ पढ़े हुए लोग जो ट्रेनिंग में हैं, उनकी 4 साल की जो मेहनत थी वो बहुत कड़ी मेहनत थी। वो अपनी किस्मत से नहीं मार खा रहे थे। वो उनको पता था कि हर स्टेज में मेरा क्या कमी रह रही है। जिस साल मुझे लगा कि मेरा मैक्सिमम हो गया है, उस साल उनका और भी उसमें दिख रहा था स्कोप इम्प्रूवमेंट का। उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया और वो फाइनल सिलेक्शन लेके और आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ऑप्शनल चूज़ करिए, वो चूज़ करिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं। आप कंफर्टेबल है, आपका टीचर ना बता सकता है, ना कुछ ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, चाहे आप जो पढ़ना चाहते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं पूरे देश में घूमने के बाद मुझे लगता था कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। सोसाइटी कैसी होती है मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने पढ़ने का सोचा, मुझे इंटरेस्ट आया। मैंने कई किताबें लिखी उस पर, टीचर मेरे नाम से नहीं छपी हैं, बट कई टीचरों ने मेरी लिखी हुई चीज़ें छापी हैं। कई कि मैंने थीसिस लिखे हैं अपने इस 7-8 साल के दौर में। तो वो तब आया क्योंकि मेरे को उसमें अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था, और फिर मैं लिखना भी मैं समझ गया था कैसे लिखा जाता है आंसर्स। अच्छा, बहुत सारे दोस्त आपके आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, कभी मिलते जुलते हैं आपसे? देखिए, मिलना जुलना तो मतलब ऐसा नहीं है कि मिलना नहीं चाहते हैं, बट जैसे कि ट्रेनिंग में है तो इस समय आना जल्दी मुश्किल होता है, बट फ़ोन पे हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और बातचीत होती रहती है। आस पड़ोस के लोग बोलते नहीं है कि इतना टाइम हो गया 2014 से लेके अब तक, अब घर आ जाओ, या फिर मतलब घर वाले ऐसा दबाव नहीं डालते क्या बोलेंगे? मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पीछे 50 बीघे का खेती पड़ी है, हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आओ बाबू आके संभाल लो पूरा खेत खलिहान हमारा। ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं और एक सामान्य सा घर हमारा है, थोड़ी बड़ी खेती गांव घर में होगी।
जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे अंदर परिवर्तन देखा है। इस पढ़ाई को करते वक्त जिम्मेदार होते हुए देखा है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा है। तो उनको लगता है कि कुछ बेहतर करेगा, कर भी रहा है। और जहाँ तक बात सिलेक्शन ना होने की है, तो मुझे आज तक किसी ने इस चीज़ को लेके ताना नहीं मारा। हो सकता है उनके अंदर भी कुछ हो कि भाई अभी भी उम्मीद बची हो मेरे से, तो इसलिए नहीं मारते हैं। बट कई लोग केस में ऐसा होता है कि बट वो आपकी गलती होती है। मुझे लगता है कि आप उनको मौका देते हो। आप 8 साल पढ़ने के बाद भी वो कहीं इस एरिया में दिल्ली में रह के अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, तो आप मौका दे रहे हो लोगों को बोलने का। वो आपको बोलते हैं इतना काम करिए अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने सब्जेक्ट पे, अपने नॉलेज पे इतना कमांड रखिए कि सामने वाला इस चीज़ को बोले ही ना। बोलता कौन है? जिसको लगेगा कि मेरे इतना भी नहीं जानता ही, वही ना बोलेगा आपको। भाई आपको कोई अगर अपना आदर्श मानेगा, चाहे अच्छा मानेगा, कोई क्यों ताना मारेगा भाई? ठीक है, किसी भी सेक्टर में हो, मतलब उसको लगे कि कुछ बेहतर कर रहा है, ये पढ़ भी रहा है तो बेहतर रहा है, इसकी बातों में कुछ झलक रहा है, इसके चलने फिरने, उठने बैठने, व्यवहार अपनों से, छोटों बड़ों से व्यवहार में दिखता है। जनरली चीज़ें नहीं आती है, लोगों के अंदर अहंकार आता है। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। कई यूपीएससी की तैयारी करना मतलब लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब भाई एक नौकरी है ना, सामान्य सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है, आप और मतलब मैंने भी जब शुरू किया तो मैं वैसा नहीं था कि मेरे फादर जी फ़ौज में थे, तो मेरे लिए एक फ़ौज जो था वो बहुत बड़ा वो चीज़ था। ठीक है, और मेरे पिताजी आईएएस नहीं थे, तो मुझे आईएएस का उतना नहीं पता है। तो वैसे ही वो भी एक नौकरी है। ठीक है, आप जब आते हो मुखई नगर में, तो आप सोचिए कि अपने अंदर चेंजेस कैसे लेके आने हैं। आप कितने घंटे पहले पढ़ते थे, सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो उसको कितना इनकलकेट कर पा रहे हो अपने अंदर, अपने पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, सिर्फ किताबी बातों की पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि जाके आप किताब एग्ज़ाम में दे के आ गए। ठीक है, आपके अंदर झलकना चाहिए कि भाई, और कोई दूसरा बोले कि नहीं अब लग रहा है इसके अंदर कि कुछ होगा। हम लोग जब, मैं बता रहा हूँ, जब चौथी पाँचवीं प्रयास के बाद, मेरा जिस दोस्त का जिक्र कर रहा हूँ मैं, 2 ऐसे दोस्त हैं, जब 4 अटेम्प्ट हो गया तो मुझे भी लग रहा था कि अब इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बातें, उठना बैठना, रहना, व्यवहार, उससे मुझे फील आ रहा था। तो ऐसे लाओ कि लोग आपको ताना ना मारे, आपके प्रति सम्मान रखें, आपके प्रति उम्मीद रखें, और उनको भी उम्मीद रहती है कि कोई करके आएगा बाहर से अच्छा, तो हमारे लिए भी अच्छा करेगा। ओवरऑल एक सोसाइटी का एटमॉस्फेयर बदलेगा, लोग उसको देख के और लोग प्रोत्साहित होंगे, बच्चे उसके अगली जनरेशन के, और वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट मुखर्जी नगर के आसपास का जो एरिया है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। यहाँ पे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। अगर उनका किसी वजह से नहीं होता, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बीतती है, किस तरीके से गुजरती है, आज की वीडियो में हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप भी एक उसमें से एक हिस्सा हैं, उसी कड़ी में आज आप शामिल हैं। किस तरीके से क्या लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब दूर भागने लगते हैं जब ऐसा टाइम आता है। जो कभी एक साथ, कभी हमारे साथ में चलते थे, घुलते थे, मिलते थे, फ़ोन करते थे, क्या वो लोग दूर भागने लगते हैं? ऐसा होता है। और एक कड़वा सच ये भी यहाँ के जो सीनियर लोग हैं ये कहते हैं कि बहुत सारे छात्र जिनका नहीं हो पाता है बहुत मेहनत करने के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद यहीं के होके रह जाते हैं, इसके आसपास के एरिया में ही रहते हैं, उनको फिर और कहीं अच्छा नहीं लगता। चाहे तो वो टीचर बन जाए, लाइब्रेरी खोल लें, कोचिंग खोल लें, या फिर फ़ोटो स्टेट की दुकान खोल लें, स्टडी मटेरियल बनाने लगें, कंटेंट राइटर बन जाएं, किसी कोचिंग में काम करने लगें। तो क्या ये भी सच है? और फिर उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या सच में लोग दूर भागने लगते हैं? शिवम जी, देखिए, इस कमरे में बैठे हैं आप ना, लाइट भले दिख रही है आपको, ये बहुत डार्क है। जो इस कमरे में 5 साल रहा हो, चाहे मैं भी जिस कमरे में 5 साल 4 साल रहा था, डर लगता है उस कमरे से देख को। मैं खुद आज भी डर लगता है जब उस कमरे में जाता हूँ मैं। कारण क्या है कि हमने उसमें विफलता ज़्यादा देखी है। दरअसल ना, आपको लोग नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हो। समझिए बात को, ठीक है। एक 6x4 के कमरे में बैठ के आप देखिए, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर वाले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप भी तो अपने आप को कट कर रखते हो समाज से, दुनिया से। क्या कमरे में बंद रह के तैयारी होती है क्या? आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं? आप दिल्ली जैसे स्टेट में आए हो, जहाँ से बचपन से आप पढ़ते आए कि लाल किला है, कुतुब मीनार है, नेशनल म्यूज़ियम है, इंडिया गेट है। ऐसे में एस्पिरेंट आपको
गिना सकता हूँ जो आज तक दिल्ली का कोई कोना देखने नहीं गए होंगे। समझ रहे हैं, डार्कनेस है इसमें, बहुत डिप्रेशन है, लेकिन आपको निकलना, आपको आना चाहिए। आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट रहे कि आप अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करना है साइकोलॉजिकली। आप इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है, आप यकीन मानिए, कोचिंग करिए चाहे ना करिए, जितना आप इंगेज हो जाते हैं ना इन किताबों में जो पीछे पढ़ी हैं, कि आपको बाहर कुछ नहीं दिखता है, ना तेरे रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं दिखती है, और जिनको दिखती है उन पर फोड़ते भी हैं विफलता का कारण। ठीक है, आप बहुत इंगेज हो जाते हो, उसमें फंसे रह जाते हो। ठीक है, आप ही चीज़ों से कट जाते हो, फिर आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है फेलियर केस में। आप इतने पढ़े लिखे हो के, आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट उम्मीद करता हूँ कि होने चाहिए कि अपने आप को समझे। ठीक है, अगर आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो आप किसी को समझ नहीं पाएंगे। आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप समझिए इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है, अपने आप को इंगेज करेंगे किसी और चीज़ों में, ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आए। कमरे में बैठ के आप ना एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, ना अपने आप को उस मुसीबत से निकाल पाएंगे, आप हमेशा फंसे रहते हैं। तो बाकी जैसे यहाँ जब हम लोग रहते हैं तो बहुत तरह के लोग बहुत चीज़ों में इंगेज रहते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल कोचिंग करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं होता है तो जैसे आपने बताया कि प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, टीचर, फैकल्टी बनना, चाहे कंटेंट राइटर हो गया, चाहे फ़ोटो कॉपी शॉप्स एंड अदर्स जो भी यहाँ पे अवेलेबल अपॉर्चुनिटी से करते हैं। देखिए, हर आदमी की आर्थिक स्थिति अलग होती है। हर आदमी चाहता है कि जहाँ रहे वो थोड़ा सा संघर्ष करके अपने रोटी के लिए, अपने घर किराए के लिए व्यवस्था कर ले, क्योंकि 90% जो बच्चे यहाँ आते हैं ना, मुखई नगर में ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, और उसमें भी जो गांधी विहार रह रहे हैं, चाहे वजीराबाद रह रहे हैं, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और 30 साल की उम्र में किसी के पिताजी नौकरी में नहीं होंगे, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि एज होती है, रिटायरमेंट की एज होती है। तो रिटायर होने, पिताजी रिटायर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, और वो बच्चा फिर अपने रोज़गार के लिए कुछ साधन खोजता है। वैसे मैं भी जब मैं उस फेज़ में था, मेरे फादर 2013 रिटायर हो चुके थे। उसके बाद मेरे पास भी ऑप्शन ये था कि मैं अपने भाइयों के साथ रहता था, सबकी पढ़ाई, मेरी भी अपनी जो डेली खर्चे जैसे रूम रेंट, खाना पीना, उसको मैनेज करने के लिए मैंने भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोजा। इस वक्त मैं इस मार्केट के वन ऑफ द बिगेस्ट जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें मैं काम करता हूँ और एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी गुरेज नहीं रहा है कि कभी मुझे इसका मलाल नहीं रहा है कि मैं क्लियर नहीं कर पाया। देखिए, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती, ये रियलिटी है। ये हर आदमी को समझना चाहिए। आप अगर अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं तो आप कभी इंडियन टीम के लिए नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, स्टेट लेवल पे खेलें, फिर इंडियन टीम के लिए कम्पीट करेंगे। वैसे यहाँ होता है, अगर आप 10वीं में अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं तो 12वीं में भी नहीं होंगे, ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर आपका 10वीं में अगर 60% है, 12वीं में 70% है, ग्रेजुएशन में 70-80% है, तब मानिए कि आप एक अच्छे बेहतर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका गिर रहा है ग्राफ तो आप एक इस सपने को देखने डिजर्व भी नहीं करते हैं, और शायद सपना देखना भी नहीं चाहिए। देखिए, रियलिटी हार्श रियलिटी है। मैं तो कम से कम उस किसी को ऐसा गाइडेंस नहीं देता हूँ कि आप उस लायक नहीं है फिर ये आके यहाँ तैयारी करिए। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि ऑप्शनल को बदलना बार बार, क्या ये भी एक बड़ी गलती होती है छात्र और छात्राओं की? इसकी वजह से भी वो भटक जाते हैं कई बार। देखिए, आपका ऑप्शनल जो है वो नेचुरल चॉइस होना चाहिए, मेरा मानना है। किसी से इंस्पायर होके, चाहे किसी के सुझाव लेके आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता है। आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से रहा है, चाहे अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से रहा है तो आप आसान सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, अगर आसान से रहा है तो आप डिफ़िकल्ट करियर चूज़ कर लेंगे। समझ रहे हैं आप? आज आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि उस चूज़ करने का एक प्रोसेस है, वो आप किसी के राय, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, किसी टीचर के, क्योंकि उसका अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है कि बच्चा उसके पास आए। ठीक है, आप क्योंकि आप एक बार अगर चॉइस कर लेंगे तो आप हमेशा उस चीज़ में फंसे रहेंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे। तो ऑप्शनल बीच में चूज़ करना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अच्छा, उसको करने के लिए भी आधार होना चाहिए आपके पास। एटलीस्ट आप मान लीजिए आपने 3-4 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे बच्चे से मिलता हूँ जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है और हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, इससे कोई सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि उससे रिजल्ट आ रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उस डाटा को दिखाता है कि इससे रिजल्ट आ रहा है,
उसको एडमिशन चाहिए, बट बच्चे को सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कैसे पता लगेगा वो चीज़? उसको अपना देखना है ना कि भाई मैं लिख पाऊँगा नहीं लिख पाऊँगा। अब साइंस का बच्चा है, वो कितना अच्छा लिटरेचर में कमांड हो सकता है बताइए आप? नहीं पॉसिबल है ना वो चीज़। तो अगर वो किसी भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को ले रहा है तो उसका नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति, उसके अगर दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है चीज़। बीच में बदल के आप वही है कि एक्सीडेंट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप या तो आपके पास उतने आधार हो, उतने फैक्ट्स हो कि आपके पास 4 अटेम्प्ट के मार्क्स हैं, आप मार्कशीट लेके आइए, बैठिए एक्सपर्ट के साथ में, वो बताया कि अब आपका इस ऑप्शन से सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो एक अदर केस है, ठीक है। लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट में अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शनल चेंज करके सिलेक्शन पा जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपने पहली बार पीटी दिया था तो क्वालिफाई हुआ था या नहीं? नहीं, मेरा नहीं हुआ था क्वालिफाई। मेरे को इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं। दूसरी बार, दूसरी तीसरी नहीं, बार? मेरा मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2016 में मेरा MPPCS का मेंस था, मेरा BPSC मेंस, UPPCS मेंस, मैं मेंस में लगातार देता रहा, साथ साथ में काम करता रहा। कई फैकल्टीज़ के साथ मैंने काम किए हैं। मेरे लिखे हुए नोट्स हो गए, चाहे सॉल्यूशंस हो गए, टीचर्स यूट्यूब पे आके पढ़ा जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बड़े बड़े टीचर, उनके पीछे जो मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने में, आप जैसे छात्र ही करते हैं, लेकिन आप लोगों का कहीं नामो निशान नहीं होता है। उन लोगों की ही पहचान होती है, उन लोगों का ही सब कुछ होता है। क्या ये भी एक कड़वी सच्चाई है? और आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे जो देश भर के लाखों छात्र आपको देख रहे होंगे? देखिए शिवम जी, 3000 करोड़ की पूरी इकॉनमी है, ठीक है। ये एडटेक मार्केट पूरा जो है किसी 8 या 10 टीचर से नहीं चल सकता है। आप समझिए इस बात को। बड़े बड़े संस्थान चलाने के पीछे कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है, और एक हार्श रियलिटी इस मार्केट की है कि लोग उस मेहनत को सम्मान नहीं करते हैं। आपको समझ, उन फैकल्टीज़ को मैं कई बार मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमारे गुरु रहे हैं, काम करवाने के बाद पेमेंट्स से रिलेटेड इशूज़, प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं। कोई काम किया है अगर आपके संस्थान में पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, अगर आप मेंशन कर देंगे एक छोटा सा नाम कि फ़लाना काम जो है इसने किया है, तो क्या चला जाएगा? अगर किसी ने काम किया है, आप पैसा कमा रहे हो उस चीज़ से, उसमें से उसका जो एक रेम्यूनरेशन बनता है वो दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? लेकिन इस मार्केट की सच्चाई ये भी है कि लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं, और ना चाहते हुए भी बाज़ार में ऐसे लोग हैं जो इस पूरे एक्सप्लॉइट होने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि मजबूरी है। बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझ पाए कि भाई नौकरी इतनी नहीं है बाहर ना, बेरोज़गारी के स्तर देख ही रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए इस चीज़ पे, जो हमारे बड़े बड़े जो नाम है इस मार्केट में, इधर करोल बाग में हो चाहे यहाँ हो, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा ड्यू क्रेडिट हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग जो काम कर रहे हैं डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व क्या, ओन करते हैं। मतलब ये हम किसी से भीख नहीं मांग सकते। हमको लगता है कि जैसे आप पढ़ा सकते हो, आपकी एक कला है, आप डायलॉग एक्ट कर सकते हो, वैसे ही सिनेमा जो लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर होता है तो कम से कम नाम तो आता है कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है इसका है, या कोई गाना गा रहा है तो उसका लिरिक्स किसने लिखा हुआ है। उसी तरह से उसको उसी हिसाब से पैसा मिलता है, उसी से इज्जत मिलती, सम्मान मिलता है। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा के इस मार्केट में लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए जो हमारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस चीज़ से रोज़ सफ़र करते हैं। मतलब इस मार्केट में कहा जाता है कि द कंटेंट इज़ किंग। जैसे आप भी जिस सेक्टर से हैं, कंटेंट ही सब कुछ है, लेकिन कंटेंट राइटर इज़ नॉट अ किंग। मतलब लिखने वाला राजा नहीं है, जो इस कंटेंट को बेच देता है वही राजा होता है, उसको कमा लेता है। तो यही है। जहाँ तक आपने कहा कि बच्चे जो सुन रहे हैं गाँव, छोटे छोटे शहरों में, आप आइए, आप अपने आप को असेसमेंट कीजिए प्रॉपर तरीके से, और जब लगे कि मैं 30-40% तैयार हूँ और बाकी 30-40% में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, दिल्ली जाके या फिर किसी और शहर में जाके, तभी आइए। यूट्यूब के वीडियो देख के, शॉर्ट्स देख के, IAS की एंट्री देख के, या ऐसे मेरे जैसे लोगों के इंटरव्यू देख के भी आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे फेलियर से नहीं डरना है, ठीक है। मेरा फेलियर हो सकता है कि किसी के लिए काम आ सकता है। जो गलतियाँ मैं गिना रहा हूँ, चाहे जो और लोग भी गलतियाँ करते हैं, उनसे सीख के आप उस रास्ते को आसान बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर आदमी एक ही गलती करता है। गलती कम करिए, बट आप होमवर्क करके आइए। बिना होमवर्क करे अगर आप इस पूरे इकॉनमी में आएंगे, इस पूरे व्यवस्था में आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि 8 साल 10 साल वाला जो सर्कल है, बहुत डिप्रेसिंग है और बहुत डिसहार्टनिंग है। मतलब एक आप सोच देखिए ना कि आप इस कमरे में आपको क्या दिख रहा है, किताबों के सिवा
एक बड़ा जॉन एलिया का शेर है, मुझे अभी याद आया बात करते करते कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है, मेरे कमरे में किताबों को सिवा रखा क्या है। तो यही जीवन हो जाता है कि सही में इस कमरे में कुछ नहीं है किताबों के सिवा। तो मुझे लगता है कि सपने उस हिसाब से देखिए, मेहनत कर सकते हैं तब देखिए, और बाकी नसीब से कुछ नहीं होता है। 8 से 10 घंटा पढ़ना होता है, अखबार पढ़ना होता है, और उस अखबार से अगर आप समझ पाते हैं, उस अखबार से कंटेंट निकाल पा रहे हैं, यूपीएससी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तब जाके आप सोचिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बने हुए हैं। नहीं तो अन्य एग्ज़ाम हैं जो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मतलब नौकरी छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है। आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से हैं, और आप उसमें तैयारी कीजिए, उसके एफर्ट मारिए और जल्दी नौकरी मिल जाए आपको। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। जैसे रवि सहवाग का एग्जांपल्स आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी क्रैक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी, फिर लगातार सिलेक्शन, और उनका इसके पहले वाले में पीटी नहीं निकला था, फिर उन्होंने 18वीं रैंक। और हिंदी मीडियम का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, आज हम जिस मार्केट में खड़े हैं, बच्चे जो धड़धड़ा के जो बड़े बड़े संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, यही कारण है कि 18वीं रैंक आया है। 18वीं रैंक के पीछे मेहनत है। उसके वीडियो और शॉर्ट्स देख के इंस्पायर मत होइए, उसकी मेहनत देख के इंस्पायर होइए, और तब यहाँ पे आके आप अपना किस्मत आजमाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर भी ध्यान देते हैं। आज की वीडियो में हमारे सहयोगी साथी हैं अमन सिंह, इन्होंने ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया है। हम अभी मुखर्जी नगर के पास की जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, गांधी विहार में मौजूद थे। लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपने दूसरी जॉब्स के लिए कभी ट्राई नहीं किया क्या? देखिए, डिफेंस सर्विसेज में मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि मेरा एंकल कटा हुआ है, तो मैंने कभी उस तरह सोचा नहीं। मेरे लिए फ़र्स्ट चॉइस, नेचुरल चॉइस हमेशा आर्मी रहती है, बट मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। बीटेक मैं करके जब निकला तो मैंने 1 साल जॉब किया था, ठीक ठाक जॉब था, बट वही है कि एक बेहतर की तरफ आदमी जाता है, गवर्नमेंट जॉब का, जैसे आप जानते हैं कि हमारी तरफ कितना वो है। उसके बाद यहाँ आ गए। उसके बाद पढ़ना लिखना मुझे पसंद था। मुझे लगता था मैं कुछ भी करूँगा तो इसी सेक्टर में कर सकता हूँ। किताब लिखना, मैं कई नॉवेल्स पे काम कर रहा हूँ, कई लोगों के लिए मैंने किताबें लिखी हैं, थीसिस लिखे हुए हैं, कई रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट किया है। यही मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि कुछ और अच्छा एक्सप्लोर करना चाहिए, हम सोचेंगे कि उसको एक्सप्लोर किया जाए। बिल्कुल, और कर भी रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े संस्थान इस दुनिया में हैं, और हम चाहेंगे कि और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये तो मतलब एक पार्ट ऑफ जर्नी है, ठीक है। मुझे लगता है जहाँ मैं भी काम, अभी मैंने कई जगह काम किया, बट एक जर्नी का पार्ट है। बट मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, हमेशा बेहतर की तरफ आदमी बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि 32 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है आदमी, और आज भी खड़े हैं तो मतलब कुछ तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम आपके पास आज पहुँचे हैं। और मतलब वही बोल रहे हैं ना कि आप, मैं इस सबको इसलिए बोलता हूँ कि अपने आप को मजबूत करिए, अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए। आपके अंदर टैलेंट रहेगा, आपके अंदर हो तो आप नौकरी के लिए नहीं तरसेंगे। नौकरियाँ हैं, आप उस काबिल बनिए। यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करना चाहे जिस सेक्टर में, तभी मिलेगी जब आपके अंदर काबिलियत है। बिल्कुल, आप पेपर पे लिखना जानते हैं, सब्जेक्ट की समझ है, ठीक है, 4 लोगों को समझा सकते हैं ऑनलाइन वीडियो बना के, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। और ये बाज़ार ऐसे चलता है कि भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात है। जो इस बाज़ार में सर्वाइव कर जाएगा, फिट होगा, वो सर्वाइव करेगा, और बाकी जो फिट नहीं होगा वो डार्विन का सिद्धांत के हिसाब से बाहर हो जाएगा। रहेगा कैसे? बाहर हो जाएगा इस सिद्धांत के हिसाब से। तो अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप कहीं ना कहीं अटक जाए। अगर यूपीएससी आपको ले ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप सर्विस दे, आइदर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे, या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस में बैठ के सर्विस दे, या फिर इतने मजबूत रहिए किसी सोशल सर्विस में जाके, सोशल सेक्टर में जाके आप कंट्रीब्यूट कर सके, काम कर सके, ताकि लोग आपका थोड़ा सा सम्मान करें कम से कम जीवन में। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये कहानी थी पवन कुमार की, जो कि उत्तर प्रदेश बलिया से हैं। 2014 में मुखर्जी नगर यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, और हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फ्री होकर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।